हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स दुनिया चैनल। हम स्टार्ट करने वाले हैं आज 11th का 7 चैप्टर जिसका नाम है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये बी पार्ट का पहला चैप्टर है। बी पार्ट मतलब कि अगर आप 11th के सिलेबस को पूरा देखते हो तो आपको क्या लगेगा कि भाई एक बी पार्ट जब स्टार्ट होता है तो 7 चैप्टर से स्टार्ट होता है। सबसे अच्छी बात बताऊं रिवीजन की, 7, 8, 9, 10 ये 4 चैप्टर होते हैं और 4 चैप्टर में आपको 40 मार्क्स का वेटेज मिल रहा है। तो आप समझिए कि एक तरफ आपको दिख रहा है कि भैया अगर आप 6 चैप्टर खत्म करते हो ए पार्ट में तो आपको 40 मार्क्स मिलते हैं, और एक तरफ ये कह रहे हैं कि 4 चैप्टर खत्म करते हो तो आपको 40 मार्क्स का वेटेज यहां पर मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप रिवीजन करने जा रहे हो तो सबसे पहले क्या करिए, बी पार्ट ही पहले करिए। अब बी पार्ट खत्म करने के लिए सबसे पहला चैप्टर हमने उठाया है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जो अकेले ही 20 मार्क्स का है। तो हम कोशिश करते हैं कि भैया हम इसको 20 मार्क्स को कैसे कवर करेंगे शॉर्ट में, ये मैं आपको एक बार दिखाता हूं। देखिए 11th में अगर आप देखेंगे कि भैया चैप्टर 7 जो सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस है वो बताता है कि बिजनेस में पैसे कहां से आएंगे। पैसे की रिक्वायरमेंट तो भाई होगी, बिजनेस रन कर रहे हो तो, बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हो तो, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पैसे की जरूरत है। अब पैसे कहां से आते हैं, यही है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस जो आपको बताएगा कि भैया पैसे कहां कहां से आ सकते हैं। आज हम इसका पार्ट 1 कवर करने वाले हैं, जिस पार्ट 1 में हम ये कवर करेंगे कि भैया इसको हम बोलेंगे कि इक्विटी वाली बात है। जितनी जब हम देखेंगे कि भैया दो सोर्स हमको पढ़ने को मिलेंगे कि सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस दो तरीके से होते हैं, एक डेट फंड होता है और एक इक्विटी फंड होता है। इसको हम दूसरा नाम देते हैं कि भैया अगर फाइनेंस की बात करें तो डेट और इक्विटी को क्या बोलेंगे, भैया एक तो ओनर फंड होता है और एक तो बोरो फंड होता है। यही इसका दूसरा नाम है। ठीक है, तो आज हम कवर करने वाले हैं ओनर फंड। समझते हैं, ओनर फंड अगर आप पैसे की रिक्वायरमेंट आपको है और आप ओनर फंड के थ्रू पैसा लेकर आना चाहते हैं तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस सोर्स ऑफ फाइनेंस की अगर आप बात करते हैं तो वो बोलता है कि भैया देखिए 3 तरीके होते हैं। पहला होता है कि रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या है, रिटेन अर्निंग आपके बिजनेस में रखा हुआ पैसा है जो आपने कुछ समय पहले से ही प्रॉफिट कमा कमा कर आपने कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो सरप्लस प्रॉफिट था उसको अपने पास अब सेफ रखा। मतलब जैसे हम गुल्लक में पैसे रख लेते ना कि भाई ये हमारा एक्स्ट्रा पैसा है, हम इसको गुल्लक में सेफ रख रहे हैं। इन केस अगर कंपनी में कभी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आती है कि हमें जरूरत होगी फंड की, इमरजेंसी हो या नॉर्मल या कोई बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, तो हम इसमें से पैसा निकाल लेंगे। ये पैसा तो असल में शेयर होल्डर का ही है जो उनको बढ़ जाना था, लेकिन वो उनको मनाते हैं कि भैया आप लोग ना बांटे और इसको रखिए। जैसे कुछ भी अगर ऐसा होता है, जैसे कोविड आ गया, ये हुआ, तो उस समय पे ये रिटेन अर्निंग का पैसा यूज हुआ क्योंकि अलग से कोई पैसा लेकर नहीं आया कहीं से। आगे बढ़ते हैं, दूसरा तरीका क्या है, डेट फंड। डेट फंड बोलता है कि भैया जब आप लोन लेते हो, मतलब अगर बिजनेस के लिए आपने जितना भी बिजनेस के नाम पर लोन लिया है उस फंड को हम डेट फंड बोलते हैं। अगर आपने बैंक से लोन लिया था या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लिया था या किसी भी तरीके से अगर आपने लोन फॉर्म में पैसा लिया है, जो पैसा आपको चुकाना ही है आज नहीं तो कल, वो आपका डेट फंड कहलाता है। ठीक है, ये था सोर्स ऑफ फाइनेंस का दूसरा। अब आता है तीसरा रूल जो आपको बोलता है इक्विटी फंड। इक्विटी क्या आता है, इक्विटी कैपिटल वो कहती है जब आप किसी को बोलते हो कि भैया मेरे बिजनेस में पैसा लगाइए, लेकिन मैं आपको लोन फॉर्म में आपसे पैसा नहीं ले रहा हूं, मैं आपको अपने बिजनेस की हिस्सेदारी दे रहा हूं, मतलब ओनरशिप दे रहा हूं। इसीलिए इसको ओनर फंड भी बोला जाता है। तो इक्विटी के थ्रू अगर कोई पैसा लगाते हैं तो आप सुनोगे ज्यादातर शेयर्स वगैरह किसी ने खरीदे, इक्विटी शेयर खरीदा है, तो हम ये मानते हैं कि उसने क्या किया, बिजनेस को पैसा दिया है और ओनर फॉर्म में पैसा दिया है। तो ये थे 3 तरीके जो सोर्स ऑफ फंडिंग के तरीके बता रहा है कि भैया एक बिजनेस में कहां कहां से पैसे आते हैं। पहला फिर से रिवाइज कर रहा हूं कि भैया पहला बोलता है कि भैया रिटेन अर्निंग जो कंपनी का खुद का पैसा है, हम मान रहे हैं इसका गुल्लक। दूसरा बोला डेट फंड कि आपने लोन लिया है, बैंकों से लोन लिया है, कहीं से लोन लिया है, जो भी है आपने लोन फॉर्म में लिया है, लेकिन ये आपको पैसा लौटाना होगा और साथ में इसका इंटरेस्ट भी चुकाना होगा क्योंकि आपने लोन लिया है। और तीसरा मैंने बताया आपको इक्विटी, जो आपको बोल रहा है कि भैया ये आपने क्या किया, आपने पैसे लिए लेकिन ओनर फॉर्म में पैसे लिए कि भैया आप भी मेरे बिजनेस का क्या कहलाओगे आज से, ओनर। अब फलाना फलाना वोट मीटिंग होगी तो हम आपको बुला लिया करेंगे, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम आपसे वोटिंग भी करा लिया करेंगे। जनरल तौर पे ऐसे कुछ रूल्स हम बताएंगे जो आप इक्विटी फंड में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पूरा एक पार्ट खत्म करते हुए पहले हम ये देख लें कि भैया अगर आपको पीरियड्स के बेसिस पे बताया जाए कि भैया एक लॉन्ग टर्म सोर्स होता है जब आप पैसा लेकर आते हो, या शॉर्ट टर्म या मिडिल टर्म, डिपेंड करेगा आप पैसे कितने समय के लिए लेकर आ रहे हो। अगर मुझे बहुत छोटे समय के लिए पैसा चाहिए तो हमारा शॉर्ट टर्म पैसा होगा, जो सोर्स ऑफ फाइनेंस हम यूज करेंगे वो ज्यादातर बैंक होगा। कोई भी अपने धंधे में छोटे समय के लिए पैसा लेकर आता है तो अपनी इक्विटी इशू नहीं करेगा, मतलब अपनी हिस्सेदारी नहीं देगा, वो बैंक से लोन लेकर काम चलाएगा। यही चीज बैंक यहाँ भी होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ज्यादातर इक्विटी होता है और यहाँ पर बोरो फंड भी हो सकता है।
तो ये डिपेंड करेगा कि नॉर्मल केस पे इक्विटी जो है वो लॉन्ग टर्म पे ही जाएगी, मतलब कि अगर आप हिस्सेदारी बांटोगे अपने बिजनेस की तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लिया होगा, ये हम मान रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं ओनरशिप बेसिस पे। भैया दो तरीके होते हैं, एक तो ओनर बेस पे और एक तो बोरो बेस पे। तो ओनर बेस पे अगर कोई फंड दे रहा है, इसका ये मतलब है कि वो आपके बिजनेस में एक तरीके से ओनर फंड बिल्कुल वैसा रोल अदा करेगा कि भैया वोटिंग राइट्स भी हो सकती है उसके पास, वो आपके साथ हो सकता है डिस्कशन भी करेगा, और हाँ प्रॉफिट होगा तो ही वो आपसे पैसे लेगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आपसे पैसा नहीं लेगा। ये बिल्कुल ऐसा है कि ओनर है तो ओनर तो भाई ऐसे होते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं भाई, अगर कल को तुम डूबते हो तो हम भी तुम्हारे साथ डूब जाएंगे। बोरो फंड लेकिन ऐसा नहीं होता, इनको तो अपना इंटरेस्ट जो इनका फिक्स्ड है वो आपको देना ही होगा। ये नॉर्मल है कि बोरो फंड भी है, मतलब लोन वाला बंदा जिसने लोन दिया है अगर आपके बिजनेस को, तो सीधी सी बात है उसको कोई लेना देना नहीं तुम्हारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि वो आपके डिसीजन मेकिंग में भी नहीं बैठ रहा है, वो आपका केस। जनरेशन बेसिस पे कैसे कहां से आप पैसा लेकर आ सकते हो, एक होता है इंटरनल सोर्स, एक होता है एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स का मतलब बहुत सिंपल है कि आप बिजनेस के अंदर से ही पैसा लेकर आ रहे हो। तो हमने जो वो रिटेन अर्निंग पढ़ा था कि रिटेन अर्निंग से जो लेकर आ रहे हो वो जो कंपनी का गुल्लक है जिसके अंदर आपने कुछ पैसा रखा हुआ था, तो कहीं से कहीं हम मानेंगे बिजनेस के अंदर ही से पैसा लेकर आए, तो रिटेन अर्निंग से पैसा उठा रहे हो तो हम बिजनेस के अंदर मान रहे हैं। एक्सटर्नल सोर्स अगर बोलते हो कि भैया नहीं आप तो बाहर चले गए, बाहर जाके बैंकों को अप्रोच करने लगे, तो हम मानेंगे कि भैया एक्सटर्नल सोर्स आप बाहर से लेकर पैसा आ रहे हो। तो डिपेंड करेगा कि बिजनेस के अंदर से पैसा आ रहा है तो उसके कितने क्राइटेरियाज है, और बिजनेस के बाहर से पैसा आ रहा है तो उसके कितने क्राइटेरियाज है। तो ये बस सिंपल लॉजिक पे चलेगा कि बाहर का बाहर वाले कौन है, अंदर वाले कौन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भैया इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर के बारे में समझे, इक्विटी शेयर क्या होता है। इक्विटी शेयर नॉर्मली अगर इनकी डेफिनेशन बोले तो ये इन्होंने बोला है कि विच आर नॉट अ प्रेफरेंस शेयर, कि भैया अगर वो प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो वो हमको उनको मानना क्या है, इक्विटी शेयर। आप यकीन मानिए यही आंसर लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि लॉ में भी यही लिखा हुआ है, कंपनी लॉ में भी अगर आप बोलेंगे तो वो भी यही लिखते हैं कि भैया प्रेफरेंस शेयर जो नहीं है उनको हम इक्विटी शेयर मान लेंगे। एनुअल डिविडेंड इनको मिलता है, रीपेमेंट अगर आप बात करें तो भैया ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि इनको रीपेमेंट करना होगा, ऐसी कोई ऑब्लिगेशन इनके ऊपर नहीं है। तो ये बोलता है कि भैया इक्विटी शेयर क्या है कि भैया आपने एक बार पैसा लगा दिया तो अब आपका बिजनेस में पैसा लग चुका है, और बिजनेस जब काम करेगा अगर प्रॉफिट कमाएगा तो डिविडेंड आपको मिलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। इवन आफ्टर अगर कुछ लॉसेस होंगे तो वो आपके साथ ही बेयर हो रहे हैं, क्योंकि भैया आपने ओनरशिप में ओनर फंड में पैसा लगाया। नेक्स्ट इसके फायदे बताइए। देखिए फायदे तो इसमें 7 लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको 3 बोलूंगा कि वो हमेशा याद रखिए स्टार्टिंग, मतलब आपको 3 ऐसी बातें जो सिंपल लगे, बाकी आपको जितने याद रह सके, क्योंकि अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, कुछ बिल्कुल 7 के 7 लिखना पसंद करते हैं, कुछ 5 ही लिखते हैं, कुछ लोग बोलते हैं भाई हमें 3 बुक्के होने चाहिए, 2 हम अपने मन से लिख सके। तो उनके लिए मैं आप लोग को बोलूंगा कि भैया 3 तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि नो ऑब्लिगेशन एज ऑन डिविडेंड, कि इक्विटी शेयर वालों को आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि आपको डिविडेंड देना ही देना है। अगर आपको लॉस हुआ तो भाई कंपनी को लॉस हुआ तो वो डिविडेंड नहीं देगी। नो चार्ज ऑन एसेट, मतलब कि कंपनी को कोई अपनी चीज गिरवी रखकर उनसे पैसे नहीं लेने। इक्विटी शेयर मतलब आप अगर किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हो तो उन्होंने कोई अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी नहीं रखा है आपके लिए कि भैया ये प्रॉपर्टी मैंने गिरवी रखी, इसके अगेंस्ट आप मुझे पैसे दे दो, क्योंकि ये तो लोन में होता है, इक्विटी में नहीं होता, इसलिए नो चार्ज ऑन एसेट। नेक्स्ट फिर उसका बोलता है कि भैया मैनेजमेंट की बात करें तो हाँ मैनेजमेंट आपको देखने को मिलेगा, आप मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हो, मैनेजमेंट में जो डिसीजन हो रहे हो सकता है उसका पार्ट भी बने। बहुत छोटे शेयर होल्डर ऐसा मैनेजमेंट में डायरेक्ट जाकर नहीं बैठते, क्योंकि बोर्ड मेंबर्स ही ज्यादा जो बड़े शेयर होल्डर्स हैं वो बैठते हैं, और जो छोटे शेयर होल्डर उनको मेल आता है बस, जब भी कोई जनरल मीटिंग का कॉन्सेप्ट कभी कवर होगा तो उसमें बताऊंगा कि मतलब उसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ एक मेल आएगा, आप वोट करिए, मेल कर दीजिए यस या नो, बस आपका इतना ही आपका वोट होगा, इससे ज्यादा नहीं। हाँ लेकिन बोर्ड मीटिंग मेंबर्स होते हैं वो अलग है भाई, उनका तो मतलब वो कंपनी चला ही रहे हैं तो उनके लिए मैटर करेगा। लिमिटेशन, इक्विटी शेयर के कोई लिमिटेशन होते हैं, हाँ सबसे पहले तो कंट्रोल डायल्यूट होता है। भाई कंट्रोल बिजनेस का खत्म होता जाएगा, किसको पैसे की जरूरत नहीं है और कौन पैसा नहीं चाहता है। अंबानी जी भी चाहते हैं कि वो बिजनेस में और पैसे आ जाए और पैसे आए, वो जितनी बार शेयर इशू करेंगे वो उतनी बार शेयर इशू होंगे और मार्केट में लोग खरीद भी लेंगे, क्योंकि रिटर्न अच्छा मिल रहा है। लेकिन इससे क्या होगा, मतलब क्यों नहीं करना चाह रहे हैं वो बार बार शेयर इशू, क्योंकि जितनी बार वो शेयर इशू करते जाएंगे तो होगा क्या, उनका कंट्रोल खुद बिजनेस से क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उनके परसेंटेज जो उनकी अगर स्टेक है, सपोज करिए कि अगर उन्हें अपना 50% अगर उन्होंने शेयर अपने पास रखे हैं, उनकी फैमिली और उनके सबको मिलाकर 50% है, तो नए शेयर जब भी इशू होंगे तो वो 50% वैसा थोड़ी ना रहेगा, फिर तो वो 40 हो जाएगा। फिर आप बोलोगे और शेयर इशू करो तो क्वांटिटी जैसे से बढ़ेगी वो 30% हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप शेयर इशू करते जाते हो आपका खुद का क्या होगा, कंट्रोल भी कम होता जाएगा। इसीलिए
कई लोग रुक जाते हैं या नई कंपनी बनाकर फिर नए तरीके से शेयर इशू करते हैं, वो सेम कंपनी में ये गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट, लीगल फॉर्मेलिटीज बढ़ जाती हैं। हाँ, इक्विटी शेयर की बात करें तो लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत होती है। मतलब शेयर इशू करना मतलब कोई आसान चीज नहीं है, बहुत लीगल तरीकों से निकलना पड़ता है, जिसमें कंपनी लॉ के सारे लॉज फॉलो करने पड़ते हैं, इवन सेबी के भी सारे लॉज, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सारी चीजें हम कवर करेंगे। मतलब बस ये समझिए कि मतलब इसमें क्या बोल रहा है बस कि लीगल फॉर्मेलिटीज ज्यादा बढ़ जाएगी। ओवर कैपिटलाइजेशन की दिक्कत होती है। मतलब कई बार क्या होता है, आप शेयर इशू करते तो देते हो, लेकिन आपको मतलब फंडिंग बहुत मिल जाती है, लेकिन आप उसको अगर यूज नहीं कर पाते हो तो वो पैसा आपके बिजनेस में रखे रखे आपके बिजनेस को ही खत्म करता है। क्योंकि आपको जितनी जरूरत हो आप उतना ही पैसा मार्केट से उठाएं। ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर आपने बिजनेस के लिए पैसे उठाने हैं, आपने प्लान बनाया है 10 लाख का, आप 10 लाख ही बैंक से जाकर लोन लेकर आते हो या 10 लाख ही लेकर आते हो, क्योंकि बैंक वाला तो बोलेगा भैया आप तो पहचान के हो, 20 लाख ले जाओ, लेकिन बिजनेस प्लान तो आपके पास 10 का था। तो रिटर्न तो आप सिर्फ 10 पे कमा पाओगे, 10 आपके बैंक में ही रखा रहेगा, अल्टीमेटली बैंक आपसे इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करेगा और उसका पैसा भी आपको चुकाना पड़ेगा। ये होता है ओवर कैपिटलाइजेशन। प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं। अब भैया अगर आप ओनर फंड के बारे में पढ़ रहे हो तो प्रेफरेंस शेयर भी एक कॉन्सेप्ट है। ये बोलता है कि इक्विटी शेयर जो मतलब जनरल तौर पे बोला गया कि भैया लॉस होने पर पैसा नहीं चुकाया जाता है, डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं प्रेफरेंस शेयर के साथ ऐसा नहीं होता। इनको बोला जाता है भैया आपको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा और हम हमेशा देंगे आपको, और आपका रीपेमेंट जो कैपिटल है वो भी आपका रीपेमेंट हम कर देंगे। प्रेफरेंस शेयर मतलब क्या, मतलब कि शेयर ही खरीदे हैं पर आपके राइट्स इक्विटी शेयर जैसे नहीं होंगे। आपके राइट्स क्या है कि भैया आपको मिलेगा, आपको डिविडेंड भी मिलेगा, कोई टेंशन नहीं, लेकिन डिविडेंड भी आपको क्या है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। मतलब अगर कंपनी बहुत ज्यादा कमा रही है तो आपको ज्यादा बढ़ा कर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि फिक्स बोला गया था। हाँ, अगर आपकी कंपनी बोलती है कि प्रेफरेंस शेयर के बारे में बताए, तो प्रेफरेंस शेयर के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, आप उसको भी ध्यान रखकर ही कंपनी से क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर में आप बहुत सारे देखेंगे, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, फिर उसके बाद बोलोगे भैया कि भैया जो कन्वर्ट हो सकते हैं, और कुछ होते हैं क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। तो प्रेफरेंस शेयर के भी टाइप्स हैं। तो जनरल तौर पर अभी तक आपको ज्यादातर प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स नहीं पूछे गए। चलिए इसको भी कभी आगे कवर करते हैं। फिर आगे बोलते हैं कि भैया प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पर इसके बारे में बता दें क्या है, ये इसके मेरिट्स बता दीजिए। तो भैया देखिए, थोड़ा सेफ होता है, इसमें रिटर्न आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। आपको मैनेजमेंट में हो सकता है कि एंटरफेयर करने नहीं मिल रहा है, तो कंपनी बड़ी खुश होती है कि आप लोग मैनेजमेंट में कुछ नहीं आओगे, आपका वोटिंग राइट आपको नहीं मिलने वाला है। प्रिंसिपल अमाउंट आपको रीपे करके आपका एक बार क्या कर देंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे, बोलेंगे भैया आज से आपको हमारे और आपके रिश्ते खत्म। इक्विटी शेयर में आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी को भी पैसे वापस कर दो, ऐसा नहीं होगा। प्रेफरेंस शेयर में ऐसा हो सकता है। नो चार्ज ऑन एसेट, यहाँ पे भी कंपनी को कोई एसेट चार्ज पे नहीं होता। तो जो सेफ टाइप के इन्वेस्टर होते हैं वो लोग प्रेफरेंस शेयर पकड़ते हैं, जो थोड़े रिस्क लेने वाले लोग होते हैं वो इक्विटी शेयर की तरफ जाते हैं। क्योंकि इक्विटी शेयर में फायदा ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा कमा रहे हो तो डिविडेंड या आपको रिटर्न भी हाई मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर में आपको फिक्स रेट मिलेगा, तो ये बिल्कुल ऐसा है कि आप कमाए या ना कमाए उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपको रिस्क नहीं। आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशन क्या है भैया, एक देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इक्विटी शेयर होल्डर का हक मारा जाता है कई बार, क्योंकि देखो भाई सबसे पहले प्रेफरेंस का मतलब समझो। प्रेफरेंस मतलब कि भैया सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है, प्रॉफिट आता है सबसे पहले बांटना है तो प्रेफरेंस दी जाएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, फिर बाद में एंड में जो बच गया वो इक्विटी शेयर वालों को मिलेगा। तो ये एक दिक्कत है। फिर लो रिटर्न, पैसा नहीं मिलने वाला इनको, प्रेफरेंस शेयर वालों को बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलते, भाई कंपनी कितना भी प्रॉफिट कमाए इनको तो फिक्स ही मिलना है, मतलब चिल्लर। फिर बोलते हैं नो टैक्स ऑन बेनिफिट, अगर ये जो बेनिफिट ले भी रहे हैं तो उनको कोई टैक्स का बेनिफिट तो नहीं मिलने वाला। भाई ये भी एक नियम है कि भैया इनको टैक्स में कोई अगर आगे जाके कभी छूट मिल जाए तो ऐसी नहीं मिलने वाली कुछ भी। नेक्स्ट, रिटेन अर्निंग के बारे में जानेंगे। रिटेन अर्निंग जो मैंने आपको बताया कि भैया देखिए, रिटेन अर्निंग आपके फ्यूचर के लिए आपने जो रिजर्व बना के रखा, जो आपने अपने लिए कुछ पैसे जोड़ के रखे हैं, कभी फ्यूचर में कोई जरूरत पड़ी तो कभी भी ऐसा कुछ हो सकता है कि भैया आपको उस पैसे की जरूरत पड़ जाए, कुछ भी ऐसे शॉक या सरप्राइजेस हो सकते हैं जो बिजनेस में आपको अचानक से। तो ये एक डिपेंडेबल सोर्स है, इकोनॉमिकल सोर्स है, सस्ता सोर्स है। इकोनॉमिकल मतलब ये होता है, और एक अच्छा मतलब एक आपको फ्रीडम आपकी हमेशा बनी रहती है कि आपके पास पैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास ऑलरेडी अगर पैसे रखे हैं तो ये समझिए कि बिजनेस आपका थोड़ा सा ऐसा चल रहा है जो आप कभी भी टेंशन में नहीं रहोगे कि भैया कभी भी जरूरत होगी तो उसमें से पैसे निकाल लेंगे। लिमिटेशन की बात करें तो भैया इसकी बुराई बताइए। तो सबसे पहले इसकी बुराई तो ये है कि भैया ये शेयर होल्डर की नजर से थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन होता है इनको, क्योंकि ये शेयर होल्डर का ही पैसा है। आपने जब कंपनी में प्रॉफिट कमाया तो वो प्रॉफिट आपको एक्चुअली किसके साथ बांटना था, सारे शेयर होल्डर के साथ, पर लेकिन शेयर होल्डर को तुमने बांटा नहीं,
और तुमने क्या कर दिया, पैसे को रख लिया रिटेन में, बोला कि भैया जरूरत पड़ने पे हम इसको यूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर थोड़ा बुरा मानता है कि यार हमको दे देते तो ज्यादा अच्छा रहता, कंपनी में रख के क्या कर रहे हो। नेक्स्ट, इग्नोर करते हैं कभी कभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि कई बार क्या होता है ये लोग बहुत ज्यादा पैसा रख लेते हैं रिटेन में और कभी कोई नई जगह पे इन्वेस्ट करते नहीं है, तो ये रिस्क फील करते हैं और ये पैसा पूरा रखकर बैठे रहते हैं। तो ये गड़बड़ है, क्योंकि आप मतलब इस तरीके से क्या होगा, जब भी कोई नई चीजें आप ट्राई करना चाह रहे थे, जो होने वाला कुछ ऐसा जो आपकी बिजनेस को और ग्रो कर सकता था, तो वो सारी चीजों से आप क्या कर जाते हो, दूर हो जाते हो। डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, कई बार आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाए, ये कैसा डर है भैया कि ओवर कैपिटलाइजेशन, ज्यादा पैसा आ गया, इसका भी डर है। हाँ डर है इसका, क्योंकि अगर आप पैसा बहुत ज्यादा अपने बिजनेस में रख लेते हो और आप उसको यूज सही तरीके से नहीं करते हो, तो अल्टीमेटली वो आपको वो रिटर्न नहीं दे रहा है, आपका बिजनेस को खत्म ही कर रहा है। क्योंकि बिजनेस की जो अगर शेयर वैल्यूज वगैरह देखें तो बढ़ती तब है जब आप पैसे का सही इस्तेमाल जानते हो, मतलब कि रिटर्न ज्यादा कमाना है, लेकिन आपके पास खुद ही पैसा रखा हुआ है, तो हो सकता है लोग आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह पढ़कर आपकी कंपनी के शेयर ना खरीदें, क्योंकि भैया आपने पहले से पैसा इतना रखा हुआ है और आप खुद ही यूज नहीं कर पा रहे हो, तो और पैसे लेके करोगे क्या। नेक्स्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बोलता है दुनिया भर में अगर आप कभी अपनी कंपनी के शेयर इशू करना चाहते हो, बोलते हो कि भैया आप इंडिया के हो, अगर आप इंडिया के बाहर जाकर बोलते हो कि भैया सपोज करो अंबानी जी बोलते हैं हम रिलायंस के शेयर अब बाहर जाकर भी इशू करेंगे, जो मतलब पहली बार इंडिया में उन्हीं ने किया था, तो उन्होंने क्या किया, बाहर जाकर अपनी कंपनी को शेयर को लिस्टेड कराया और बाहर की कंट्री में जाकर अपने शेयर बेच दिए। तो ऐसे टाइम पर क्या होता है कि अगर आप फंड रेज कर रहे हो फॉरेन कंट्री से, तो आपको वहां से पैसे जो मिले, अब उनको आप स्टॉक जो आप बेच रहे हो उसके शेयर्स के डायरेक्टली आप उसके पेपर्स नहीं देते हो, मतलब शेयर सर्टिफिकेट वगैरह नहीं देते, आप एक रिसिप्ट देते हो, कि गवर्नमेंट के रूल्स ऐसे हैं, वो बोलते हैं, वो रिसिप्ट क्या बोलती है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। आप बोलते हो कि एक तरीके से ये शेयर ही है, लेकिन हम इसको बोल रहे हैं जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, कि भैया आपने हमारे बिजनेस को पैसा दिया है और हम आपको क्या दे रहे हैं, जीडीआर दे रहे हैं। तो आप इसको रखिए, आप इसको प्रॉपर शेयर जैसा यूज करिए, आप बेच सकते हो, आपस में खरीदना बेचना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा चलना है वैसे, लेकिन पैसे जो आपने दिए हैं उसके बदले में हमें आपको जीडीआर दिया। एक कॉन्सेप्ट और है जिसमें बोला अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये अमेरिका का ऐसा आता है क्योंकि वो थोड़ा अलग चलता है, तो उन्होंने बोला कि भैया देखिए हमारे अगर सिटीजन ने किसी ने आपके बिजनेस को पैसा दिया है, तो हमारे अमेरिकन पर्सन को तो आप एडीआर दीजिएगा, इसको बोलते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। मतलब अगर आप दुनिया भर में कहीं भी शेयर इशू कर रहे हैं तो आप उनको जीडीआर दे सकते हो, लेकिन अगर आप अमेरिका में जाके अपने शेयर इशू कर रहे हो तो उनको आपको एडीआर देना होगा। ठीक है, इस तरीके से इंडिया में अगर डिपॉजिटरी रिसिप्ट की बात करें तो इंडियन रुपये आईडीआर बोलता है, ये बोलता है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आकर अपने शेयर इशू कर रही है और इंडिया के लोग उसके शेयर खरीदते हैं, तो उनको वो लोग क्या देंगे, आईडीआर देंगे, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये था हमारा पार्ट ए, जो हम बोल रहे थे कि भैया 7 चैप्टर का आपने जो आज क्या किया है, पार्ट ए खत्म कर लिया है। अब बहुत जल्द हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, इसका बी पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे बोरो फंड को। तो बोरो फंड के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट।